हेलो किड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 19 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एज यू नो, हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर थे 16, 17 एंड 18 कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी विल डू चैप्टर 19 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सबसे पहले यही टर्म जो है हमारा, यही वर्ड है, इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है और वो कुछ हार्म भी कर सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिन्हें बॉडी से बाहर निकालने की नीड होती है, निकालना जरूरी होता है, हम उन्हें बॉडी में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में, लाइक CO2 का भी कोई यूज नहीं है। अनडाइजेस्टेड फूड, इसका भी बॉडी में कोई यूज नहीं है। स्वेट के फॉर्म में बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। ईयर में वैक्स निकलता है, वो भी हमारे यूज का नहीं है। बीमार होने पर, सर्दी जुकाम खांसी होने पर हमारी नोज कैसी हो जाती है? रनी नोज हो जाती है, जो उससे म्यूकस निकलता है, वो भी किसी यूज का नहीं है, तो निकाल दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, और ऐसे ही हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं जो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे वेस्ट को ही हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को मेनली एम्फसाइज किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, इस तरह के बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ये बॉडी में हमारी आते कहाँ से हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? अगर हम देखें तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन जब लेते हैं तो प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स में क्या होता है? एक अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन इससे अलग किया जाता है कहाँ पर? लीवर के अंदर। हमने अभी लास्ट चैप्टर ब्लड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में किया होगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या किया था कि जो भी डाइजेस्टेड फूड था उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले थे, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड ने एब्सॉर्ब कर लिया था और ब्लड यहाँ से किसी भी ऑर्गन से ब्लड डायरेक्टली कहाँ लेकर जाता है? ब्लड को हार्ट में। बट यहाँ पर ये ब्लड हार्ट में सीधे ना जा करके जाएगा लीवर में पहले। ठीक है, कहाँ गया ये? सबसे पहले लीवर में। तो यही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम था, क्योंकि लीवर से होकर हार्ट में जा रहा था। लीवर में जाकर ये क्या कर रहा है? लीवर में जाकर के ये ब्लड एक ऑर्निथिन साइकिल चलाता है। ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है? इस साइकिल में फॉर्म होता है यूरिया। ह्यूमन के अंदर ये साइकिल चलती है, इसके अंदर फॉर्म होता है यूरिया। अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 या 2 पैरा में आप अदर एनिमल्स का भी देखेंगे, बट हमें जो मेन स्टडी करना है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी करना है। तो यहाँ पर मैं ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ चीजों को। ब्लड इंटेस्टाइन से कहाँ गया? लीवर के पास। लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चला जिससे फॉर्म हुआ यूरिया, और फिर ये यूरिया वापस अगेन ब्लड के अंदर डाल दिया गया और ये ब्लड कहाँ चला गया? किडनी में। और किडनी में क्या काम हुआ? फिल्ट्रेशन का काम हुआ। किसका काम हुआ? फिल्टर करने का काम हुआ इस यूरिया को, और यूरिन फॉर्म करने का काम हुआ। ठीक है, फाइनली यूरिन जो फॉर्म हुआ हमारा, ये 2 स्टेप में फॉर्म हुआ। एक तो लीवर में जो ऑर्निथिन साइकिल चली, लीवर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइकिल चलती है। कहाँ चलेगी? लिवर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये यूरिन फॉर्मेशन का केमिकल फेज है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का केमिकल फेज होता है। उसके बाद जब वो ब्लड में अगेन यूरिया डाल दिया जाता है और किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो हमें जो मेन आपका स्टडी करना है दैट इज किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यही हमको इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, बस आप यहाँ पे इतना जान लो, यूरिन फॉर्मेशन 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। 1 इज केमिकल फेज, सेकंड इज फिजिकल फेज। केमिकल फेज ऑर्निथिन साइकिल विच रन्स इनटू द लीवर सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उससे फॉर्म होता है यूरिया। अगेन यूरिया ब्लड में डाला गया, ब्लड कहाँ गया? किडनी के पास गया और किडनी में चली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ठीक है,
स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या क्या एक्सक्रीटरी मेथड है। ठीक है, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, अमोनिया हो सकता है, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब हम एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, either by metabolic activities or by other means like excess ingestion, ज्यादा खाने की वजह से भी हो सकता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी ये चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, these substances have to be removed totally or partially from the body। ठीक है, वेस्ट कचरा हमें अपने शरीर में नहीं रखना है, उसे हमें बाहर एक्सक्रीट आउट करना ही करना है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के मैकेनिज्म ही देखने हैं हमें इस चैप्टर में। स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पर करना है? नाइट्रोजनस वेस्ट पे। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से इसमें से है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर forms of nitrogenous waste excreted by the animals. Ammonia is the most toxic. सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट हाईलाइट करो, मोस्ट टॉक्सिक इज अमोनिया। और अमोनिया कैसा होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। तो ये किन में बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है, वाटर सॉल्यूबल होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसे बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होता है एक्वाटिक एनिमल्स में। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे लोअर टू हायर, सभी में इसी टाइप से नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होगा अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, मोनोटैलिक होंगे एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक। लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है? मोस्ट टॉक्सिक देख लिया, लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इसमें सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रेप्टाइल्स में, जैसे लिजार्ड वगैरह हो गया। इसके अलावा बर्ड्स, एवीज में इसी यूरिक एसिड के फॉर्म में ही एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। वो जो ऊपर से बीट कर देती हैं, एक्चुअली बीट जो करती हैं ऊपर से व्हाइट कलर की जब पॉटी गिरती है ना, वो व्हाइट कलर की पॉटी नहीं, वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज मोनोटैलिज्म। जो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है उसके बेसिस पर इसका नाम दिया गया है। अगर अमोनिया कोई ऑर्गेनिज्म निकाल रहा है तो वो अमोनोटैलिक हो गया इन नेचर। ठीक है, and it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface in fish। ठीक है, अमोनिया कैसे निकलता है? अमोनिया के लिए किडनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ किडनी नहीं होती है। जो जर्नल बॉडी सरफेस होती है आपकी, जर्नल बॉडी सरफेस से इसको निकाल दिया जाता है, या फिशेस की अगर बात करें तो वो गिल्स से निकालती हैं। ठीक है, एज अमोनियम आयंस किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, अब सब तो पानी में रहते नहीं हैं, सभी अमोनिया नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके लिए लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए, इतना पानी नहीं होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास में। तो एडेप्टेशन हो गया, बॉडी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्रू एडाप्ट हो गई टेरेस्ट्रियल लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए। क्या उसमें एडेप्टेशन हुआ? वो ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी जो कि लीस्ट टॉक्सिक हैं और लेस वाटर अमाउंट चाहिए उनको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। ऐसे कौन से हैं? यूरिक एसिड एंड यूरिया। ठीक है, तो देखो, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid. Clear? For conservation of water, mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes के marine water जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा concentrated होता है fresh water के comparison में। fishes की अगर बात करें तो जो bony fishes होती हैं mainly वो अमोनोटैलिक होती हैं, लेकिन जो cartilaginous fishes होती हैं जो कि सी वाटर या marine water में रहती हैं वो कभी कभी यूरिक एसिड का भी प्रोडक्शन यूरिया का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, यूरिक एसिड तो सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट वाला आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर?
Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic. क्या बोलते हैं यूरिया प्रोड्यूस करने वालों को? यूरियोटेलिक. Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys. ये हमने ऊपर प्रोसेस देख लिया, ऑर्निथिन साइकिल और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. Reptiles, birds and land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid. ठीक है, जितने भी लैंड पर रहने वाले हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यूरिक एसिड. इसी में अगर हम देखें लैंड स्नेल्स की बात की गई है, ठीक है, और नॉट ऑल मोलस्क्स. इंसेक्ट में भी जो लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट हैं, नॉट क्रुस्टेशियंस. क्रुस्टेशियंस में क्या आते हैं? प्रॉन एंड श्रिम्प्स वगैरह जो आते हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो अमोनोटेलिक होंगे. लेकिन जो लैंड पे इंसेक्ट रहेंगे, दोज आर यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स. ठीक है, और ये पेलेट के फॉर्म में या छोटे छोटे मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये निकालते हैं. इसमें सबसे कम वाटर का लॉस होता है. एंड दीज आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स. इसके लिए एक आप चार्ट भी देख सकते हो. हियर इज दिस चार्ट. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या है. प्रोटोजोआ की बात करें अगर, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, तो ये कैसे एनिमल्स हैं? ये सारे स्टार्टिंग के एनिमल्स हैं जिनमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, और ये वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं. तो ऑब्वियस सी बात है अमोनोटेलिक होंगे क्यों वाटर में रहते हैं. और कैसे इनका एक्सक्रीशन निकलेगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस से. ठीक है, जीबीएस से, जनरल बॉडी सरफेस से. नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस है. प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम, ये वैसे तो इसमें जनरली जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पैरासाइट होते हैं, ना वाटर में रहते हैं ना लैंड पे रहते हैं. इनमें अलग ही तरह का एडेप्टेशन होता है. इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसी के दूसरे नाम है सोलोनोसाइट और फ्लेम सेल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, नेम आते हैं इनके, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलोनोसाइट, फ्लेम सेल्स आर इंपॉर्टेंट. और ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया फॉर्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एस्केहेल्मिन्थेस. एस्केहेल्मिन्थेस में क्या होता है? रेनेट सेल्स होती हैं और ये भी यूरियोटेलिक होते हैं. नेक्स्ट एनिलिडा. एनिलिडा में मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया होते हैं. ठीक है, नेफ्रीडिया, और ये भी यूरियोटेलिक होते हैं. ऑर्थोपोडा. ऑर्थोपोडा में 3 क्लास होते हैं, मेजर 3 क्लासेस होते हैं इसमें. एक तो जिसमें टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स आते हैं, दूसरे जिसमें प्रॉन एंड श्रिम्प जैसे एनिमल्स आते हैं जो एक्वेटिक हैं, और थर्ड जो है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन की क्लास है, वो आती है. ठीक है, तो देखो तीनों में ही अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप कर लिया है सभी ने. जो लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट हैं उसमें मेलपिजियन टिब्यूल्स होती हैं. दिस इज तीनों ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. आर्थ्रोपोडा के तीनों ही इंपॉर्टेंट है. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ. ठीक है, सबसे ज्यादा मेंबर्स आर्थ्रोपोडा के अंदर ही हैं. तो इसमें इंसेक्ट ने क्या डेवलप किया है? इंसेक्ट ने डेवलप किया है मेलपिजियन टिब्यूल्स. तो भाई ये कैसे होंगे इंसेक्ट? यूरियोटेलिक होंगे, यूरियोटेलिक होंगे. नेक्स्ट है कॉक्सल ग्लैंड्स. अरेक्निडा यानी कि स्पाइडर वाला जो क्लास है उसने कॉक्सल ग्लैंड्स डेवलप की हैं. कॉक्सा, जो कॉक्सल ग्लैंड है वो कॉक्सा से लिया गया है. एंड कॉक्सा इज थाई मसल, जो थाई का पार्ट होता है. ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, 6 सेगमेंट्स होते हैं इसके, जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं उनमें. और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉक्सा. ठीक है, कॉक्सा. इसी की वजह से यहीं पर ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है कॉक्सल ग्लैंड. नेक्स्ट है ग्रीन ग्लैंड. ग्रीन ग्लैंड को एंटीनी ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, एंटीनी ग्लैंड भी बोलते हैं. एंटीनी ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा क्रस्टेशियंस की बात हो रही है, जो वाटर में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके ऊपर ऐसे करके सींग निकला रहता है ना, ऐसा वाला सींग देखा होगा, एंटीना निकला रहता है. उसी एंटीना में ये ग्लैंड्स होती हैं, ग्रीन कलर की ग्रीन ग्लैंड्स बोली जाती हैं. ठीक है, और ये कैसे होते हैं? मोनोटेलिक होते हैं. जो लैंड पे रहेंगे वो यूरियोटेलिक हैं, जो पानी में रहेंगे वो अमोनोटेलिक हैं. ठीक है,
और जिनको बहुत ज्यादा वाटर लॉस बचाना होगा वो होंगे यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड फॉर्म होगा उनके अंदर। मोलस्क के अंदर होते हैं किबर्स ऑर्गन और बुजानस, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। कॉर्डेटा के अंदर किडनी होती है, ज्यादातर कॉर्डेट्स के अंदर किडनी डेवलप्ड होती है, जनरल बॉडी सरफेस से भी इनमें होता है डिफ्यूजन। इसके अलावा यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक तीनों ही टाइप के होते हैं एनिमल, इसको हम थ्योरी में देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ पे आप देख रहे होगे फाइलम रह गया इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश आती है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता है, वो डायरेक्टली अमीनो एसिड को ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोलस्का में भी यूनियो, लिमनी, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट अमीनो एसिड ही एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, ठीक है। स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीट अमीनो एसिड विदाउट एनी चेंज, ठीक है, बिना किसी चेंज के अमीनो एसिड ही बाहर निकाल दिया, सारा झंझट ही खत्म, कोई नौटंकी ही नहीं है कि इसमें बदला उसमें बदला, ब्लड में डाला, यहाँ किया वहां किया, ये कुछ भी नहीं, अमीनो एसिड ही निकाल दो बॉडी से बाहर, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी चीज की, है ना, ठीक है। उसके आगे तो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक के बारे में लिखे हुए हैं कि क्या हाईली टॉक्सिक है, क्या लो टॉक्सिक है, हो गया वो डन। ये सारे नोट्स जो हैं आपके, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाते हैं राइट आफ्टर द लेक्चर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए अगर हो सके तो। हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल हो सकता है, अबाउट में आपको इसका लिंक गिवन है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाते हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और अपनी क्वेरीज भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा जो बाकी ग्रुप्स हैं वहां पर भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। A survey of animal kingdom present a variety of excretory structures in most of the invertebrates. Invertebrates में बहुत सारे excretory structures होते हैं, अभी हमने बहुत सारे excretory structures देखे भी हैं। चलो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये पैरा मुझे लगता है हो ही गया हमारा। These structures are simple tubular forms whereas vertebrates have complex tubular organs called kidney, ठीक है। किडनी जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनमें बहुत लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते हैं, ठीक है। Some of these structures are mentioned here, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स जो कि हमने अभी पढ़ी थी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में थी, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, टेप वर्म, प्लेनेरिया एटसेट्रा, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया का एक और नाम था जो यहाँ पे नहीं लिखा है, सोलेनोसाइट्स are the excretory structure in platyhelminthes, rotifers, some annelids and the cephalochordata यहाँ पे annelid के साथ आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, like amphioxus contains protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation. यूरिन फॉर्मेशन हमेशा इसी से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। क्या मेंटेन करता है? ऑस्मोलैरिटी। और इसके अलावा क्या मेंटेन करेगा ये? आयोनिक बैलेंस, ठीक है। अभी जब धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे तो ये चैप्टर में ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन करता है, आयोनिक बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा ये आपका। दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म भी एनिलिडा का ही मेंबर है जिसमें क्या होता है? नेफ्रिडिया एंड अदर एनिलिड्स। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स अभी देखिए किसमें थी? इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट्स में। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. ये भी osmoregulation हो रहा है। Tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands or green glands or antennal glands are present in the crustaceans. Crustaceans क्या होते हैं? Aquatic arthropods. क्या होते हैं? Aquatic arthropods. यहां तक तो आई थिंक क्लियर हो गई सारी चीजें हमारी। अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस का मटेरियल है, इंपॉर्टेंट चीज है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी, हियर यू कैन सी। उसके बाद किडनी से निकले हैं दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स उसके हाइलम से,
दीज आर यूरेटर्स। यूरेटर कहाँ ओपन हुए जा करके? एक यूरिनरी ब्लैडर में, जो एक थैले लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है और इसमें मसल्स होती हैं इस स्ट्रेचेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। कौन सी मसल्स से बना होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। यूरिनरी ब्लैडर कौन सी मसल्स से बना हुआ होता है? डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा होता है, जहां से यूरिन पास कर दिया जाता है। यूरेथ्रा मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूरेथ्रा में ये डिफरेंस 2 रीजन से होता है। 2 रीजन क्या, एक ही रीजन है इसका मेन, क्योंकि मेल में ये यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए होता ही होता है, साथ में जेनाइटल पोर भी यही होता है। फीमेल में यूरिन पास करने का पोर और जेनाइटल पोर दोनों ही अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंस है। और यहाँ पर 2 स्फिंक्टर भी होते हैं। कहाँ पर? यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर होते हैं यूरिन को रोकने के लिए। जो इनर स्फिंक्टर होता है दैट इज इनवॉलेंट्री। इनर इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलेंट्री। ओहो, कहाँ तक लिख जाता है हमारा? आउटर वॉलेंट्री होता है। इससे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब ज्यादा ही प्रेशर बन जाएगा आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे, ठीक है। इनर इनवॉलेंट्री होता है स्फिंक्टर, आउटर स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है। क्लियर? और यहाँ पर मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है? मेल वाला जो होता है ये यूरिनोजेनाइटल पोर होता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है, ठीक है, पूरी नली है ये, लॉन्ग होती है लेंथ में। फीमेल की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट होती है और सिर्फ यूरिनरी डक्ट होती है, ठीक है। क्या होती है? यूरिनरी डक्ट होती है। क्लियर? अभी हम इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखेंगे। पहले एक बार थ्योरी देखना स्टार्ट कर देते हैं। In humans, the excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. ठीक है, इतना ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बस a pair of kidney यानी 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा, बस 4 आइटम है हमारे पास पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जिसको पढ़ते पढ़ते हमारे होश फाख्ता होने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं बिल्कुल लास्ट तक, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। किडनी, ये रही 2 किडनी, छोटी छोटी राजमा जैसी किडनी, बिल्कुल राजमा जैसी होती हैं। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic cavities T12 and the third lumbar vertebrae is L3, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हमारा पीछे लंबा सा है, 33 वर्टिब्रीज हैं जिसमें उनको डिफरेंट नेम दिए गए हैं। तो जिसमें लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है उसका नाम है T12 एंड जो थर्ड लंबर वर्टिब्री है उसको L3 लिखेंगे, ठीक है। इसी के बीच में ये राजमा हमारा यानी कि किडनी हमारी सिचुएटेड होती है, ठीक है। वर्टिब्री क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और किस सरफेस पर होता है? आगे की सरफेस पे या पीछे की सरफेस पे किडनी होती है? पीछे की सरफेस पे होती है, डोर्सल सरफेस पर होती है किडनी, आगे की तरफ नहीं होती है। आगे की तरफ ऑलरेडी हमारे पास इंटेस्टाइन, स्टमक और लीवर, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है आइटम, तो पीछे की तरफ होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में ही। ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजरमेंट लिखा हुआ है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर वेथ, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है, विद एन एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम की होती है किडनी तुम्हारी, 2 मिला के 300 ग्राम हो गया, आपके वेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, हैं? चलो, towards the center of inner concave surface of kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessel and nerves enters. कहाँ है हाइलम इस किडनी में? ओहो सॉरी, बहुत बड़ा हो गया। ओके, ना ओके, हेयर, ये देखो यहाँ पर है, ये पार्ट जो है, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है हमारे राज्य में जो अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है ना, जहाँ से ये ब्लड वेसल, यूरेटर, नर्व सब कुछ एंटर करेगा, दैट इज हाइलम, ठीक है। ये हाइलम है, इस नॉच को हाइलम बोलेंगे। इनर
to the hilum, a broad funnel shaped space called the renal pelvis. इसको हम अलग से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वैसे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आई थिंक आगे बना हुआ है हमारा किडनी का, ये हो गया, ठीक है। यहीं पे समझाती हूँ मैं इस चीजों को। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है जहां से ये एंटर कर रहे हैं सब कुछ, रीनल आर्टरी, रीनल वेन तो बाहर निकल रही है, रीनल आर्टरी अंदर एंटर कर रही है, रीनल पेल्विस है, ये सारा जो ये पार्ट है ये हाइलम है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हाइलम है जहां पर एंटर करती है, जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, और यहां से एंटर करके कहां पहुंच रही है, सीधा रीनल पेल्विस के अंदर, ठीक है। ये वाला हिस्सा रीनल पेल्विस, ये रेड कलर का जो मैंने कलर्ड कर दिया है दैट इज रीनल पेल्विस। अब कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर लेंगे, ठीक है। रीनल पेल्विस के बाद में क्या आ जाता है, कैलिसेस, ठीक है। कैलिक्स दो होते हैं, माइनर एंड मेजर। कहां पर होंगे माइनर एंड मेजर? मेजर पीछे की तरफ होगा, बिल्कुल रीनल पेल्विस के पास में, ये वाला मेजर हिस्सा हो गया, और उसके आगे जो ये निकले हुए हैं ये मेजर वाला हिस्सा हो गया, और उसके आगे जो ये छोटे छोटे निकले हुए हैं दोज आर माइनर, ठीक है। ये वाले जो हैं ये वाले, ये माइनर कैलिसेस हैं, ये माइनर कैलिसेस हैं, क्लियर। मतलब यहीं पे कलरफुल हुआ जा रहा डायग्राम। और इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा इसमें आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है यहाँ पर जो बनी हुई है ये बहुत छोटी सी बनी हुई है, पतली सी बनी हुई है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से होती है लेयर, आउटर लेयर थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, आउटर लेयर थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और जो ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर जो है, ये इनर लेयर फॉर्म्ड होती है एडिपोज टिश्यू से। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू से बने होने का एक स्पेशल रीजन है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू से बने होने का खास रीजन क्या है यहाँ पर, कि एडिपोज टिश्यू शॉक प्रूफ होता है, ठीक है, एंटी शॉक होता है, शॉक से बचाता है हमारे किडनी को, ठीक है। तो इनर लेयर बनी होती है एडिपोज टिश्यू से। उसके अंदर किडनी फर्दर डिवाइडेड होती है दो पार्ट में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स वाला ये रीजन आपका शो किया गया है यहाँ पर, ये रीजन जो है दिस इज कॉर्टेक्स, और इसके अंदर का, इससे भी अंदर का हिस्सा होता है ये मेडुला, ठीक है। कलर चेंज करने की नीड बार बार हो रही है हमें। दिस इज मेडुला, ठीक है, ये मेडुला है, और ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स यहाँ पर बने हुए हैं। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में भी मेडुला धसा हुआ है, ये देखो, ये धसा हुआ है ना, बीच बीच में खाली स्पेस है जिसमें मेडुला भरा हुआ है, मतलब मेडुला है वहां पर प्रेजेंट। इसे हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोल रहे हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर, थ्योरी देखते हैं एक बार, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी के अभी। लेट्स सी, हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। कहाँ ओपन हो रहा है, रीनल पेल्विस में, विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। कैलिसेस जो प्रोजेक्शन है, दो टाइप के कैलिसेस हैं, माइनर एंड मेजर। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, आउटर लेयर डबल लेयर्ड है, टफ कैप्सूल है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। इनकी जो थ्योरी लिखी है उससे तो कहीं ज्यादा हमने कर लिया वहां पर, ठीक है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेडुला डिवाइडेड है, वो जो कॉनिकल मासेस हमने दिखाए थे, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए थे जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, कैलिसेस में, कैलिसेस के अंदर धसे रहते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ कैलिसेस में ही धसे हुए हैं। स्ट्रक्चर में ही देखो इस चीज को भी, अभी दिखाती हूँ, पहले यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सीधे। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन दीज मेडुलरी पिरामिड्स, और उनसे क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। ये देखो कैलिसेस में ही धसे हुए हैं, ये कैलिसेस हमने बनाई है, ये कैलिस में ही धसा हुआ है अंदर की तरफ, ये कैलिस में धसा हुआ है यहाँ पर देखो, ठीक है।
मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड द कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही तो हमें स्टडी करना है बेटा डिटेल में। क्या स्टडी करना है? नेफ्रॉन, क्योंकि ये ही इसकी फंक्शनल यूनिट है। इसी में यूरिन फॉर्म होगा, यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस इसी में नेफ्रॉन में स्टडी करना है, ठीक है। और नेफ्रॉन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो नेफ्रॉन क्या है? विच आर द फंक्शनल यूनिट, अभी मैंने बोला फंक्शनल यूनिट बट नॉट द स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होते हैं, ये किडनी का स्ट्रक्चर बनाने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर ओनली फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेन करूंगी इसे मैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो रीनल आर्टरीज आकर के ब्रेक हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये अफरेंट एट्रियोल आ रहा है, इसे ARA अफरेंट रीनल आर्टरी भी बोलते हैं, आने वाली आर्टरी, ठीक है। आने वाली आर्टरी जो लेके आई है यूरिया, ठीक है। यूरिन तो हम अभी बनाएंगे इस प्रोसेस में, लेकर आई है यूरिया और बहुत सारे सब्सटेंसेस। तो ये है अफरेंट एट्रियोल जो कि किडनी में एंटर कर रही है और बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रेक हो जा रही है। कैपिलरीज की वॉल थिन होती है तो इसमें जो सब्सटेंसेस होंगे वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएंगे और लीक होकर के कहाँ आ जाएंगे? इस कप शेप स्ट्रक्चर में, जो ये ब्लू कलर का कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में, GF के फॉर्म में आ जाएंगे और जो बचा हुआ ब्लड है वो निकल जाएगा अफरेंट रीनल आर्टरी और अफरेंट एट्रियोल के थ्रू, ठीक है, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और एक चीज आपको डायग्राम से ही क्लियर हो रही है, अफरेंट एट्रियोल इज ब्रॉडर इन डायमीटर देन द इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। एफरेंट एट्रियोल से मोटा है अफरेंट एट्रियोल। ऐसा क्यों? देखो इधर से हमने ढेर सारा, कोई पाइप ही ले लो आप, आगे पहले स्टार्टिंग में मोटी पाइप लगा दो, आगे पतली पाइप लगा दो, तो बीच में ब्लड भरने की जगह या पानी भरने की जगह मिल जाएगी ना, थोड़ी देर रुकेगा वहां पर पानी, तभी तो आगे पास हो पाएगा। आगे पास होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहां पे फिल होता रहेगा। तो उसीलिए यहाँ पर भी डायमीटर में डिफरेंस है, पीछे से ब्लड ज्यादा आया, ग्लोमेरुलस में भर गया, ग्लोमेरुलस में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो रुका, तब जाके वो एफरेंट आर्टरियोल से आगे निकल पाया। इसी वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन का टाइम मिल गया। फिल्ट्रेशन में डिफरेंट प्रेशर वर्क करेंगे, उन प्रेशर्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ फिल्ट्रेशन की ही बात कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन के जो प्रेशर हैं वो सबसे पहले तो ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट कोलाइड्स हैं वो प्रेशर लगाएंगे, यानी ब्लड कोलाइड्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फुल फॉर्म लिखो इसको, अपने में पूरे में लिखो, पूरा लिखो, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज 32 mmHg अप्रॉक्स, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टरी की वॉल है इस पे भी कुछ प्रेशर माउंट होगा, ठीक है। उस पे कौन सा प्रेशर माउंट होगा? ये जो कैपिलरीज है क्या बना रही है? ग्लोमेरुलस बना रही है, इसमें भी कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, उसे बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज अप्रॉक्स 18 mmHg, ठीक है, 18 mmHg। और इसके अलावा जो ये कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन होगा क्योंकि कैप्सूल के अंदर भी क्या फ्लूइड है, तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माउंट होगा। ये अराउंड कितना होता है? 60 mmHg, ठीक है। अब जब हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर देखने की बात करेंगे, क्या देखेंगे अब हम? मेन जो हमारा है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि मैं समझा सकूं, यहाँ पे स्पेस मिल जाए मुझे, ठीक है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आएगा? दिस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये अपोजिट में काम कर रहा है, कैप्सूल का प्रेशर है यानी बोमेन्स कैप्सूल अपोजिट काम करेगा, उसके अंदर कुछ नहीं आया इसलिए, तो इससे हम माइनस कर देंगे। तो इस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हम बाकी के 2 प्रेशर माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया हमने यहाँ से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस
ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा यहाँ से अराउंड ये 10 mm या 15 mm Hg के आसपास रहता है। ये सब एज्यूम वर्क है, अप्रॉक्सीमेटली होता है, बट 10 to 15 mm Hg रहता है तो अच्छा फिल्ट्रेशन होता है। अगर इससे कम हो जाता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाता है। कम या ज्यादा कुछ भी होगा तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलो ऊपर देख लेते हैं, कहां पर थे, यहाँ पर थे हम लोग। The glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tuck of capillaries formed in the afferent arteriole. Afferent arteriole के द्वारा बनाया जाता है ये glomerulus या tuck of capillaries, ठीक है। A fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arteriole. Bowman's capsule के अंदर एंटर करती है ARA, बाहर निकलती है ERA, ठीक है। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, ठीक है। Bowman's capsule में दो लेयर हैं, दो स्ट्रक्चर हैं। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, पैराइटल लेयर, ठीक है। अरे ये तो कितनी बार हमने उसमें लंग्स में भी किया था, दो लेयर था। बाहर वाली लेयर को क्या बोल रहे थे, पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली को विस्ट्रल प्लूरा, ठीक है। हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी दो लेयर थी, पैराइटल पेरिकार्डियम, विस्ट्रल पेरिकार्डियम। बिल्कुल वैसे ही वुमेन्स कैप्सूल में भी नाम है पैराइटल लेयर, अंदर वाली का नाम बटोबियस विस्ट्रल लेयर, ठीक है। और विस्रल लेयर पर बहुत खास चीज होती है, इस विस्रल लेयर पर होती है पोडोसाइट्स। जो आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पोडोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये बोमेंस कैप्सूल के विस्रल लेयर पर होती हैं, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल्स begin with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body और renal corpuscle. जो अभी हम स्टडी कर रहे थे that was renal corpuscle, ठीक है। This was the structure of renal corpuscle और Malpighian body. इसी पूरे को मिलाकर एक साथ glomerulus plus Bowman's capsule is Malpighian body और renal capsule, ठीक है। आज यहाँ continues further to form a highly coiled network PCT, proximal convoluted tubule, ठीक है। PCT यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रीअब्जॉर्प्शन की साइट। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है PCT में। जस्ट आफ्टर द बोमेंस कैप्सूल ये नीचे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होता है और इसके चारों ओर लिपटी हुई होती हैं आर्टरी, ठीक है, जो बाद में वेन बन करके निकल जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद पीसीटी के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनलेज लूप। ये लूप ऑफ हेनले कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो जुड़ा पिन यूज करती हैं मम्मी लोग, उसके जैसा होता है ये लूप ऑफ हेनले। इसकी एक लिम्ब होती है डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ जा रही, और दूसरी लिम्ब होती है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, इसमें सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सॉल्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली ये इम्परमिएबल होती है। और जो असेंडिंग लिम्ब है ये सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होती है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें कौन कौन से दो लिम्ब है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा DCT, और इसके ऊपर यहां पर क्या था, PCT, क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है लूप ऑफ हेनले के लिए, लूप ऑफ हेनले जो होता है किसी में बहुत शॉर्ट होता है, किसी में बहुत लॉन्ग होता है, किसी नेफ्रॉन में। जिस नेफ्रॉन में शॉर्ट होता है वो कॉर्टेक्स में ही खत्म हो जाता है, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में ही रह जाता है, यानी ये नेफ्रॉन मेडुला तक एक्सटेंडेड नहीं होता है, दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जिसमें ये लूप ऑफ हेनले नीचे तक आ जाता है, मेडुला रीजन तक आ जाता है, ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन,
ठीक है, क्या बोलेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर? चलो देखते हैं। The DCT of many nephrons opens into a straight tube called collecting duct। कहाँ ये ओपन हो रही है? अब जाकर के collecting duct में ओपन हो जाती है, जो सारी नेफ्रॉन से जो थोड़ा थोड़ा सा यूरिन बना है उसको कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपन हो जाती है। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन्स इनटू द रीनल पेल्विस। ठीक है, जो कि कहाँ आकर के ओपन होती है? रीनल पेल्विस में। विच मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसिस। ठीक है, थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। एक बार यूरिन का हम देख लेते हैं पाथ होता क्या है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे, यहाँ पर कोई भी डाउट ना आने पाए। यूरिन जब फॉर्म होता है तो सबसे पहले कहाँ फॉर्म होना स्टार्ट होता है? यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन में फॉर्म हुआ। नेफ्रॉन में फॉर्म होने के बाद ये कहाँ गया? माइनर कैलिसिस में। माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस से, माइनर कैलिसिस के नीचे क्या था? मेजर कैलिसिस। मेजर कैलिसिस में जाएगा, मेजर कैलिसिस। मेजर कैलिसिस से फिर पेल्विस में जाएगा, जो रीनल पेल्विस वाला रीजन है वहां चला जाएगा। रीनल पेल्विस से ये जाएगा नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग टिब्यूल्स में। कलेक्टिंग टिब्यूल्स से ये यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, क्लियर? पाथ क्लियर हो रहा है सभी को? यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर बॉडी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है यूरिन का पाथ। सबसे पहले नेफ्रॉन में फॉर्म हुआ, नेफ्रॉन से माइनर कैलिसिस में गया, माइनर से मेजर कैलिसिस में गया। मेजर कैलिसिस कहाँ ओपन हो रही है? पेल्विस में। पेल्विस में गया, उसके बाद में ये कलेक्टिंग टिब्यूल में चला गया, टिब्यूल से यूरेटर में गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। यही इसका पाथ होता है। The Malpighian capsules PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla। ठीक है, जब ये मेडुला में डिप होगा तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा और एक्सटेंडेड होगा अंदर तक। आगे पढ़ लेते हैं इसमें। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। अगर शॉर्ट है तो वो मेडुला के बस टच करेगा, अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। ठीक है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. ठीक है, the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubules called the peritubular capillaries। ये जो PCT होती हैं आपकी, इवन जो लूप ऑफ हेनले है इसके चारों लिपटी रहती हैं हमारी रीनल आर्टरीज, और बाद में ये यहाँ पे अपना जो काम है वो करके रीनल वेन के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। क्या बना रही है? वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले के चारों ओर फैली हुई है। जो लॉन्ग वाला लूप ऑफ हेनले होता है, स्पेशली जो मेडुला में धसा रहता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, ये जो वासा रेक्टा है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इन रीअब्जॉर्प्शन, एंड ये काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। वासा रेक्टा किसमें हेल्प करता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये अभी आपको, जब तक आप यूरिन फॉर्मेशन नहीं पढ़ लोगे तब तक आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं समझ आने वाली है, तो यहाँ पे फिजूल में मैं नहीं कराने वाली। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कराऊंगी, देन आफ्टर मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कराऊंगी। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, बस यहाँ पे इतना जान लो, ये रोल यहाँ पर प्ले करती हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होती है। स्ट्रक्चर में देख लो वासा रेक्टा कहाँ है, या फिर इस स्ट्रक्चर को एक बार स्टडी कर लेते हैं अच्छे से बिफोर डूइंग द यूरिन फॉर्मेशन। ये देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा अफरेंट एट्रियोल, अफरेंट रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर फॉर्म कर रही है ग्लोमेरुलस। क्या बना रही है? ये ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर रही है यहाँ पर, और इस पूरे स्ट्रक्चर यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिला करके क्या बोलेंगे हम? मैलपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है,
और फिर यहाँ पर जो जीएफ निकला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो इस पीसीटी के थ्रू आगे बढ़ेगा, पीसीटी के थ्रू आगे बढ़ेगा तो जो हमारा जरूरी सामान फिल्टर आउट हो गया है उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो फिल्टर होने से रह गया है उसे वापस भी डाल दिया जाएगा। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था, चाहे वो वाटर हो या सॉल्ट हो, सभी का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन इसी पोर्शन में हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लूप ऑफ हेनले। पीसीटी फर्दर एक्सटेंडेड होता है टू द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के नीचे जाती हुई लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ऊपर जाती हुई, यहाँ पर ये ऊपर जाती हुई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसी के चारों ओर पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के चारों ओर क्या लिपटी हुई है हमारी आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये देखो, ये रीनल आर्टरी जो लिपटी हुई है ये नीचे की तरफ यहाँ पर आकर के ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है। दिस इज वासा रेक्टा, ठीक है, यही वासा रेक्टा है। और उसके बाद डीसीटी, डीसीटी में भी कुछ एट्रियोल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट। डीसीटी में फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, फैकल्टेटिव और कंडीशनल होता है, फैकल्टेटिव और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल क्यों होता है? क्योंकि जो काम होना था मैक्सिमम तो स्टार्टिंग में हो चुका है, अभी भी अगर कुछ बचा है तो वो करेगा। और दूसरा, ये एडमिनिस्टर किया जाता है दो हार्मोन्स के थ्रू। वन इज एडीएच फ्रॉम द पिट्यूटरी, सेकेंड वन इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एडीएच के कंट्रोल में होता है इसका फंक्शन डीसीटी का। तो ये फैकल्टेटिव या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है और मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। मैक्सिमम टाइम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर। और जो ये हमारा पीसीटी वाला पार्ट था ये ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये कैसा रीअब्जॉर्प्शन करता है? ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी है, यहाँ पर मैंडेटरी फॉर्म में रीअब्जॉर्प्शन होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद में डीसीटी कहाँ ओपन हो जा रहा है? डीसीटी इन ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जा रहा है। दीज आर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो यूरिन को डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन से, एक नेफ्रॉन यहाँ भी जुड़ा होगा, जितने भी ये इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ से नेफ्रॉन से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यूरिन कलेक्ट कर करके कहाँ ओपन होने जा रही है? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के जाएगी सारा यूरिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया आज। यूरिन फॉर्मेशन अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हचपच हो जाएगा। अभी आप इस पूरे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इसे आप अच्छे से प्रॉपर वे में स्टडी करो। देन हम यूरिन फॉर्मेशन वाला चैप्टर करेंगे, पार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, और आप ऐसे ही प्यार देते रहो तो हमें भी एनर्जी मिलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, इसमें बिल्कुल कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।